नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सोनम वांगचुक, जिनको हम लोगों ने थ्री इडियट्स में उनका एक किरदार के रूप में देखा था, और जिन्होंने अभी लद्दाख को में लेके एक बड़ा अनशन किया था, मतलब बहुत ही मुश्किल अनशन था। वो एक पीस यात्रा पे दिल्ली आ रहे थे। उनको लद्दाख की कुछ अपनी मांगे हैं, उसको लेके वो 1 सितंबर को या 2 सितंबर को चले थे। उनको दिल्ली बॉर्डर पे पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया, और वो पुलिस की गिरफ्तारी में है। उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कल ही वो एक राम रहीम जी, एक अब उसको तो राम रहीम जी को हम लोग बाबा क्या बोले, एक राम रहीम, एक जो बलात्कारी, जो रेप का और मर्डर का जिसको सजा मिली हुई है, इस व्यक्ति को कल हरियाणा की सरकार ने, लिखा है बिल्कुल साफ साफ, हरियाणा की सरकार ने उनको पैरोल पे फिर छोड़ दिया है 20 दिन के लिए। और एक डिटेल निकला है साथ में कि ये जब इलेक्शन आता है तब इनको छोड़ दिया जाता है। मैं दोनों चीजों पे जरा आपका एक वक्तव्य चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जिनको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में। यदि वांगचुक की बात करें तो वो उसको महिमा मंडित करते हैं जब अपोजिशन में रहते हैं। अशोक खेमका जैसे अधिकारियों के साथ खड़े रहते हैं जब विरोध में रहते हैं, और सत्ता में आने के बाद अशोक खेमका का उससे ज्यादा शोषण करते हैं, उसको ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। और उसके साथ वांगचुक के साथ जो हुआ वो कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है। ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन संशोधन के लिए दिया हो, अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया हो, ऐसे इंसान की मांगों के लिए जब वो पदयात्रा करता है, मैं प्रधानमंत्री की जगह होता तो मैं उनको स्वागत करने दिल्ली पहुंचता। पहली बार तो जब वो घोषणा करते कि मैं पदयात्रा कर रहा हूं, मैं लद्दाख जाके उनके घर मिलता कि मैं स्वयं मिलने आया हूं, आप अपनी मांगे बताइए। मैं आपकी मांगे बताइए, मैं पूरा उस पर विचार करेंगे, क्योंकि आपको देश की जरूरत है, आपके जैसे लोग देश में चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ है। तो बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है। रही राम रहीम की बात, अब राम रहीम का आप ट्रैक करिए, 10 या 12 15 बार वो कोई जो जो आए पैरोल पे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, या कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेशन है उनका पैरोल का। लोकल नगर निगम से लेके स्थानिक निकायों के चुनाव वो आते हैं। बाई एक दो जगह तो बाई इलेक्शन के टाइम पे भी पैरोल मिला है, आप चेक करिए। मैंने चार्ट नहीं देखा, आदमपुर, लेकिन मैंने स्टडी, आद, आ, मैंने आदम आदमपुर बाईपोल, मैंने क्या आदमपुर बोला, बाईपोल। मैंने चार्ट देखा नहीं है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पाया। लेकिन मैंने जो स्टडी किया इस आदमी का, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में नागपुर में बैठा हूँ, तो मेरे पास वो मेरा वो रिसर्च की डायरी नहीं है, नहीं तो मैं आपको सब डेट निकाल के दिखाता, एक एक डेट को मैं बताता। तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं, उसमें ऐसे व्यभिचारी बाबा भी, और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन 4 राज्यों के चुनाव से संबंधित है। मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पैरोल दिया, वो तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगा, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट पिछले 10 साल से यही करती आ रही है, व्यभिचारी का साथ देती आ रही है, उसे महिमा मंडित करते आ रही है। मुझे चुनाव आयोग की निर्लज्जता पे खुद शर्म आई। चुनाव आयोग कैसा निर्लज्ज हो सकता है कि वो कहता है कि नहीं, उस बाबा को पैरोल देना चाहिए। उसके बाद मुझे क्रोध आता है न्यायपालिका पे। न्यायपालिका अपने न्याय का मजाक उड़ता हुआ देख सकती है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधे, तराजू हाथ में लेके अंधी गूंगी गुड़िया बन के खड़ी है। ये कौन सा भाई? आप किसी को सजा देते हैं आजीवन, वो 1 साल जेल में रहता है और बाकी बचा हुआ किसी हॉस्पिटल के किसी बड़े पॉश कमरे में निकालता है, वहां दरबार लगता है। वो मनी त्रिपाठी कौन था? नहीं, गैंगस्टर। घर आ गया, अब तो घर आ गया। अब घर अब आ घर गया, आ अब गया। तो अब तो उसको घर ही भेज दिया। अरे नहीं। तो आप मुझे बताइए ना, जिसने समाज में घिनौना कृत्य किया हो, विश्वासघात किया हो, आस्था को पलीता लगाया हो। देखिए, एक कहानी है रामायण की, क्योंकि अंध भक्तों को कहानियां जल्दी समझ में आती है। रावण की मृत्यु के बाद रावण मोक्ष के लिए तड़फ रहा था।
पार्वती जी को दया आई। पार्वती जी ने शिव को कहा कि आपका सबसे बड़ा भक्त मोक्ष के लिए तरस रहा है और कई लोगों ने गलतियां की है, आपने उन्हें मोक्ष दिलवाया है, माफ किया है बड़े मन से, आप इसको क्यों नहीं माफ कर सकते? उन्हें कहा कि गलती की, बड़ी गलती की तो मैं माफ कर सकता हूं, महाभयंकर गलती के लिए मेरे पास भी माफी नहीं है। तो उन्हें कहा कि उन्होंने महाभयंकर गलती क्या की? क्या किसी महिला का अपहरण करना? उस समय तो राजा महाराजा महिलाओं का अपहरण कर लेते थे, ये इतनी बड़ी गलती है? उन्हें कहा वो गलती नहीं है, इसने रावण बन के अपहरण किया होता तो शायद मोक्ष मिल जाता, क्योंकि ये राम के हाथ से मारा गया, लेकिन इसने साधु के भेष में अपहरण किया। तो आने वाला समय पूरी मानवता साधु और संतों की भी उस दृष्टि से देखेंगे, कहीं इसमें रावण तो छुपा नहीं। उसने कहा कि एक पूरी परंपरा को कलंकित किया है इन्होंने। नहीं तो साधु संत अपने घर पे आने पे लोग दिवाली दशहरा मनाते थे, आज साधु संत घर पे आने के बाद क्या अपनी बहू बेटियों को घर के अंदर करना पड़ेगा? राम रहीम ने वही किया, आसाराम बापू ने वही किया। भक्तों की आस्था का फायदा उठाकर उनकी इज्जत से खेला, उनके साथ व्यभिचार किया, मुंह काला किया, हत्याएं की। वो चोला पहन के जहां लोगों की आस्था थी। जी जी। तो पुराणों में इनको मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में या महिमा रावण, मंडित कर। या कलयुग में तो महिमा मंडित होना ही है ऐसे रावणों को। तो ये जो रावणों को महिमा मंडित करते हैं, जो पेरोल पे जो सरकारें देती है, ये उसी का हिस्सा है। यदि मैं इस सरकार को व्यभिचारी कहूं तो क्या गलत होगा? यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आप अपने साथ में जो लोग रखते हो उससे आपकी अवधारणा बनती है आपके बारे में। यदि आप इन व्यभिचारियों का साथ दोगे तो फिर आप व्यभिचारी क्यों नहीं है? एक व्यभिचारी आपके यहाँ सांसद बनता है, फिर उसके बेटे को टिकट दिया जाता है शर्मा शर्मी में, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करती, तो आप क्या व्यभिचारी नहीं? आपके सांसदों पे जब व्यभिचार का आरोप लगता है तो आप कहते हो कि राजनीतिक षड्यंत्र है। एक सांसद जिसके लिए आपने बाकायदा स्टेज पे जाके भाषण दिया, वो सैकड़ों महिलाओं का शोषण करते हुए पाया गया, और जब उसकी वीडियो बाहर आती है, पेन ड्राइव बाहर आती है, तो उस व्यभिचारी के खिलाफ बोलने के बजाय प्रधानमंत्री इस बारे में चिंतित है कि वो सीढ़ी बाहर कैसी आई। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। अरे क्या विदेशी ताकतों ने उसको ये घिनौना काम करने के लिए बोला था क्या? फिल्में किसने बनाई? खुद ही ने फिल्में बनाई महिलाओं का शोषण करके। ये तो चुनाव हार गया, ये तो राजनीतिक दल का आदमी है, पैसे की कमी नहीं है, केस लड़ता रहेगा। लेकिन जिन महिलाओं का उस फिल्म के जरिए सामाजिक लोगों ने देखा है उसको, आज वो पूरी महिलाएं गांव छोड़ के गई हैं, घर छोड़ के गई हैं, सामाजिक उन्होंने अज्ञातवास में चला जाना पड़ा, एक परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। आप यदि इंडिविजुअलिस्टिक रूप से, यदि आप मतलब उस इंडिविजुअल को तरफ से आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या जिंदगी जी रहे लोग। और इसका क्या है? इसका राजनीतिक षड्यंत्र। आप व्यभिचार की सीढ़ी कैसी बाहर आई इसके लिए प्रधानमंत्री चिंतित है, सैकड़ों महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ इसके लिए चिंतित नहीं है। ऐसे ही ये राम रहीम का मामला है। लेकिन हरियाणा की जनता ने एक बात तय कर दी है, मैं बार बार कहता हूं कि हरियाणा में सरकार चुनाव कौन लड़ रहा है? हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है जनता हरियाणा की, और सामने खड़ी है भाजपा। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट स्वीप कर रही है, क्योंकि वहां कोई और है नहीं। बाकी जितने भी है वो बीजेपी की बी टीम है। जी तो आप राम रहीम को ले आओ या खुद अरे जहां राम नहीं चले, ये राम रहीम क्या चलेगा? जहां राम नहीं चले, अयोध्या में राम का नाम नहीं चला पाए, राम जी ने बता दिया कि आशीर्वाद उनका किसके साथ है।
कर्नाटक में हनुमान ने बता दिया हनुमान जी किसके साथ है, ये राम रहीम कहां चलेगा? जी करने दीजिए, नतीजे साफ होंगे। जिस दिन आएंगे आनंद जी उस दिन बात करेंगे। जी। अशोक भाई, मुझे तो ये लगता है कि चूंकि वो जेल में है, नहीं तो बीजेपी का आइडियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और चेहरा राम रहीम होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं हाँ, इसको कोई कोई इसको कोई कोई दो राय मतलब नहीं, पूरी कोई दो राय संजीदगी के साथ कह रहा हूं नहीं। कि अगर यदि उनको। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन सकता है और हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बीजेपी में अब कुछ भी हो सकता है। जी जी। अ, अ, अशोक भाई, जरा ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन का, कल वहां पे इलेक्शन कंप्लीट हो गए, बहुत इस बार ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, ठीक उत्साह के साथ वोट दिया है। और मेरी आज सुबह भी किसी से बात हुई, कश्मीर मतलब दो लोगों से बात हुई। उनका कहना है कि साहब, चाहे कुछ हो जाए, वो जो जिन्होंने कोट अनकोट में बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो घर वाले हैं उनसे लोग अब शादी नहीं करते हैं। उस जो बीजेपी का लीडर है उसके यहाँ शादी नहीं मिलती है, उसकी शादी परेशानी है। क्या ना, बीजेपी को अब कोई छूने वाला नहीं है, वो चाहे इंजीनियर राशिद आए, चाहे वो सज्जाद लोन आए, कहने वो छोड़ दिए। बीजेपी को छोड़, ज्यादा लोगों में बीजेपी के प्रति कि बीजेपी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन पे एक आपकी एक टिप्पणी एक चाहूंगा। एक, एक मेरा मेरा ओवरऑल रिव्यू मैं जम्मू कश्मीर में बताता हूं जी आपको। जी जम्मू जी कश्मीर के नतीजे में मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 से 35 सीटें ले जाएगी। उनको थोड़ा सा डैमेज जरूर किया है, वो जो आतंकी जिसको छोड़ा था, लेकिन ज्यादा डैमेज वो भी नहीं कर पाया दिल्ली में। दूसरी बात, जी जम्मू में बीजेपी को जो कुछ सीटें मिल रही है वो जम्मू में मिल रही है। जम्मू के आसपास वो मुझे लगता है 14-15 सीटों से कम होगी, या टू फिगर में आएगी जरूर, लेकिन 14-15 तक बीजेपी सीमित है। मुझे जो सेटबैक लग रहा है वो कांग्रेस को लग रहा है। कांग्रेस एनसी के साथ मिलने के बाद भी 10 से ज्यादा सीटें निकाल नहीं रही है। उसका कारण है, उन्होंने चुनाव के आईन मौके पे अध्यक्ष बदला। ये सुइसाइडल क्यों किया पता नहीं, और टिकट बंटवारे में भयानक रूप से गलतियां की। जहां गुज्जर है वहां बनिया दिया, जहां बनिया है वहां ब्राह्मण दिया, और जहां ब्राह्मण है वहां गुज्जर दिया। और जो कुछ लोग, मैं कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई, कुछ कांग्रेस के पुराने लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कई बार जो स्लीपर सेल बैठे हैं, मतलब मुझे बताइए, 15 जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है? 90 के हाउस में 15 जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है? एक दो जगह तो समझ में आता है। जी ये इसलिए है कि आप जरूरत से ज्यादा अड़ लिए, उससे नुकसान कहीं ना कहीं एक आध सीट बीजेपी या कोई और तीसरा आदमी ले जाएगा। कि ये जी जो कांग्रेस में जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं दिल्ली में, अब समय आया है कि इनकी सफाई राहुल गांधी करें। जैसा उन्होंने हरियाणा में अपने आप को झोंक दिया, वैसा समय थोड़ा सा मेहनत जम्मू कश्मीर में इस संगठन के रूप में करते। जी 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 कुछ लोगों से मेरी बात होगी, मैं जम्मू कश्मीर में बहुत, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर में कोई नहीं जा रहा था, जब बहुत बड़ी कर्फ्यू वर्फ्यू लग रहा था, तब मैं, दुबे जी और हमारे एक और मित्र, हम ऐसे तीनों लोग वहां पे गए, रहे 1 महीना। तो जम्मू श्रीनगर में, खासकर वैली में, तो बहुत पर्सनल कांटेक्ट है लोगों से, 1 to 1 है, बात होती रहती है। उनका उत्पीड़न सुनता हूं तो बुरा भी लगता है, कुछ न करने का फ्रस्ट्रेशन भी है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। जी जी तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक जी बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी ने सारे तीर चला दिए, एक आतंकी को छोड़ दिया, वो कुछ वोट खाएगा, और बहुत गलत मिस इन्फॉर्मेशन के साथ कैंपेन चलाया। कांग्रेस में अपने जितने भी स्लीपर सेल थे उनको एक्टिव करके टिकट बंटवारे में खेल करवाया। इसके बावजूद भी वहां सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने जा रही है। उसकी बन रही। जी जी। ये बात मैं तय है। जी जी। अशोक भाई, ये जरा एक हम लोग क्विकली एक हरियाणा पे भी कर लें, क्योंकि हरियाणा का तो 5 को इलेक्शन है और लेट आए हैं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी के पास कुछ कहने को तो नहीं है। उसके मुकाबले भाई कांग्रेस ज्यादा संगठित लग रही है और लोगों को अच्छा लगता है। जब जब मुझे ऐसा लगता है कि जब दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा जी का राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि होता क्या है, देखिए, जी अब ये हुड्डा जी भी जानते हैं और जी शैलजा भी जी जानती जी है ना, और सुरजेवाला भी जानता है।
कि जनता ने मन बना लिया कि वो कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। ऐसे टाइम पे वो लड़ते रहे और कोप भवन में रहे। हमने शैलजा जी के लिए जब मैं प्रोग्राम किया तो मतलब शैलजा जी के समझा, मतलब शैलजा जी को समझ लेना चाहिए, मैच्योर नेता है, अच्छे परिवार से है, मतलब उनके पिताजी की एक विरासत है। हाँ सपोज वो ऐसी कोप भवन में बैठी रही और कांग्रेस सत्ता में आ गई, किस मुंह से दावेदारी मांगेगी, किस मुंह से जाएगी? लोग कहेंगे आप तो प्रचार में भी नहीं आए और मुख्यमंत्री पद मांगने लगी। तो भाई गंगा बह रही है, ट्रक अपने भरोसे चल रहा है, पीछे से धक्का देने का एक्शन तो करो, ताकि लोग कहे कि नहीं इनको भी धक्का देता हुआ हमने देख लिया है, जी इनका भी शेयर बनता है पावर में। जी तो जैसा जैसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां बढ़ी, जो जनसागर, जनसागर ही कह सकता हूं मैं उसको, उमड़ा, उससे तमाम लोगों को अपने विरोध साइड में रख के सब एक होने का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस में सही चित्र तब आएगा जब कांग्रेस नतीजे आएंगे। जी 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 नतीजे आने के बाद 1 महीना लगेगा या 15 दिन लगेंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय होने में, क्योंकि घमासान होगा, ये बात भी तय है। लेकिन आना सीट तय है। अब आना कितना है, कांग्रेस 60 कितनी आती है, 60+ आती है, मुझे लगता है कांग्रेस 60+ के आसपास जाएगी, बीजेपी 10 से 15 के बीच में। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई तो आश्चर्य नहीं होगा, ये बात भी है। बाकी लोगों का सुपड़ा साफ है, ये जो बी टीम है वो सब समझ में आ गई उनको, वो किस लिए आए थे। वो आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला मिलेगा इसमें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जी कांग्रेस बाय डिफॉल्ट आ रही है। इतनी हास्यास्पद वीडियो है कुछ कि एक 1 घंटे की एंटरटेनमेंट फिल्म बन सकती है। जी एक एक सांसद, एक विधायक उम्मीदवार उतरते हैं गाड़ी से, सामने 40-50 चेयर रखी हुई है, उस चेयर में 2 लोग बैठे हैं। बाद में मैंने पूछा फोन करके तो वो 2 लोग वही थे जिनकी चेयर थी, है ना, टेंट टेंट हाउस वाले। टेंट हाउस हाँ, वो जी चेयर उनको ही बिठा दिया था, तुम बैठो अभी इधर ही बैठो सामने। पूरे स्टेज पे 6 लोग थे, मुझे सामने जो छोटा मंच बनाया था, माइक था, उसमें 3 पुलिस वाले थे, बाकी 3-4 लोग आपने थे, उम्मीदवार को पकड़ के 7 लोग थे। उसी में से जो गाड़ी से उतरा उसी ने एक हार पहनाया और स्टेज पे 7 लोगों ने तालियां बजाई। उन्होंने माइक की तरफ देखा, सामने कोई नहीं बैठा देखा, उन्होंने ऐसा हवा में हाथ हिलाया और निकल लिए। ये हालत है। प्रधानमंत्री की पहली रैली 5,000, दूसरी 9,000, तीसरी 13,000। जिस आदमी ने 2013 में 4-4 लाख की रैली एड्रेस की होगी, वो आदमी कितनी बुरी स्थिति में था, ये आप देख लीजिए। अशोक ये क्या अशोक भाई दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अब लोग का मन उड़ गया है। लोग आपको अब देखिए, खट्टर साहब केंद्र में मंत्री है, बड़े ओहदे पे, कैबिनेट मंत्री है, वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो अपनी रैली किटी पार्टी के हॉल में कर रहे हैं, 60-60, 70-70 लोगों का कैपेसिटी के हॉल में वो भाषण दे रहे हैं लोगों को। और लोग कह रहे हैं कि भाई जितवाओगे कि नहीं? नीचे से आवाज आ रही है, नहीं जितवाएंगे। तो बोला कौन बोल रही, इसको धक्का मार के बाहर निकालो। लोग हंस रहे हैं क्योंकि लोगों ने तय कर लिया कि इनको धक्का मार के बाहर निकालना है। तो हरियाणा की तो दीवार पे लिखी हुई क्लियर कट दिख रहे हैं मुझे आज की डेट में, जी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। जी अशोक और भाई जब तक एक वोट एक गिरेंगे, क्योंकि क्या है, मुझे 5 तारीख मशीनों पे भी, है मतलब 5 तारीख तक तो मुझे, ये राजीव कुमार जी क्या करेंगे भगवान जाने, क्या खेल होगा। मतलब कुछ भी ये लोग, क्योंकि राजनीति में सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये किसी भी हद तक उतर सकते हैं। हाँ जब लेकिन अशोक पुलवामा भाई जैसा शो हो सकता है, ग्रैंड, नहीं मतलब कुछ भी हो शहादत सकता का शो हो सकता है, तो इस देश में अब कुछ भी हो सकता है। है। मतलब कमीनेपन की जो नीचांक है वो किस लेवल पे जाएगा, इसका आकलन ना आप कर सकते ना हम कर सकते हैं, क्योंकि वो गुण कहां से लाए। जी और उसके रिकॉर्ड रोज तोड़ते हैं रोज रिकॉर्ड, खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, नया रिकॉर्ड बनाते हैं। नया नीचे रिकॉर्ड नीचे बनाते हैं, नीचे जाते हैं। अशोक भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, इसको इसलिए कर रहा हूं, ये जो एक लड्डू लड्डू का मामला तिरुपति साहब, वो लड्डू फूट गया और फूट ही नहीं गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा लगा कि पूरा मुंह पे मल नहीं देते हैं, मुंह पे मल के आनंद जी, बीजेपी जी आनंद जी, हम पत्रकारिता की पुरानी विधा के लोग हैं, है ना। जी अब जी हमने भी 60 साल उम्र क्रॉस कर ली है, हमने अपनी जिंदगी पत्रकारिता में दी, तो हमको डंडे मार के पत्रकार बनाया हमारे सीनियर्स ने।
तो हमेशा एक कहते थे कि बिना चीज के जाने, बिना चीज के पढ़े किसी कंक्लूजन पे मत आइएगा। तो ये जब रिपोर्ट आई, मैंने मेरे पूरे सोर्सेस खोल दिए साहब, और मुझे हमेशा गर्व होता था मेरे सोर्सेस पे कि 3 दिन के अंदर मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैं ले लेता था। लेकिन मुझे अभी तक वो लड्डू का रिपोर्ट लेबोरेटरी का नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ आपको, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, नहीं, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास भी नहीं बात है। नहीं। ये सेट अनाउंस हुई है। जी, तो गवई जी के बेंच ने, मैं आज उन्हीं के शहर में बैठा हूँ नागपुर में, जी, तो भूषण गवई जी के बेंच ने इतना ही पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ क्या है? एक रिपोर्ट है गुजरात की, कौन सी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है? मौन हो गए। बोले अच्छा आपने एसआईटी नियुक्त की, हम मानते हैं आपके पास रिपोर्ट है, चलो ये भी मान ले, आपने एसआईटी नियुक्त की, एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग दी क्या? नहीं दी। जब एसआईटी ने फाइंडिंग ही नहीं दी, तो आपने कैसा बोला कि वो लड्डू में फैट है और इन्होंने सीधा हिंदुत्व पे हमला किया और आपकी आस्था को डैमेज किया? ये एक मुख्यमंत्री कहता है, एक पद पे बैठा हुआ संवैधानिक व्यक्ति। तो फिर एसआईटी की जांच, यदि मुख्यमंत्री के अंडर एसआईटी है, मुख्यमंत्री ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने एसआईटी के चेयरमैन आपको बनाया आनंद जी, और एसआईटी क्या निर्णय दे ये रोज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक हिंदुत्व के, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुई और ये चर्बी वाला लड्डू खिलाया और भ्रष्ट किया मंदिर को, तो फिर आपके आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि यही रिपोर्ट दीजिए? जी, जी, तो फिर एसआईटी किस लिए? ये जब सवाल पूछे तो ये सब चुप हो गए। बोले उसने क्या एफिडेविट दिया है, जो जी, संस्थान का जो सीईओ है, उनने कहा कि भाई कोई चर्बी युक्त वो हुआ नहीं। अब मैं हास्यास्पद इसमें और एक बात बता दूं, क्योंकि मैं कुछ चीजें हम कोई सभी ट्रेड के ज्ञाता तो नहीं है सर, हम भी लोगों से जी, पूछते हैं जब क्लियरिफिकेशन, ऐसा नहीं एक स्टूडेंट, हम तो रोज ही स्टूडेंट बने रहते हैं। जी, कोई भी जी, चीज आती तो 10 सीनियर लोगों से पूछते हैं, कई बार मैं आपसे भी पूछता हूँ, कुछ कांग्रेस का जी, इतिहास पूछता हूँ। जी, तो मेरे मित्र आए थे, दीपक चौधरी जो मेरे साथ सहपाठी है, मेरे क्लासमेट है सैनिक स्कूल के, वो फिशरीज में बड़ा काम कर रहे हैं, गुजरात में उनके प्लांट्स है फिशरीज के, वो एक्सपोर्ट करते हैं सारा माल। तो वो किसी एग्जीबिशन के चक्कर में दिल्ली आए थे, तो दिल्ली आए तो वो मुझे मिले, मैं पूरे परिवार के साथ हम खाना खा रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट में, तो सामने टीवी पे वो लड्डू वाला मामला वो फ्लैशिंग चल रहा था कि उसमें फिश ऑयल मिला। तो उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस, यू जर्नलिस्ट आर सो रबिश। तो उसको हम चाव बोलते हैं, दीपक दीपक चौधरी का तो उसका निकनेम चाव था। मैंने चाव व्हाट्स प्रॉब्लम? बोला डू यू नो यार, द फिश ऑयल इज मच कॉस्टलियर देन घी। तो महंगी चीज सस्ती चीज में थोड़ी मिलाते हैं। क्या उल्टा बोलते, यू डोंट इवन स्टडी, यू डोंट इवन फाइंड। तो मेरे दिमाग में पहली बार समझ में आ गया कि मैं बोलूं तो फिश ऑयल ना बोलूं। ये लोग हंसे ना कम से कम। तो ये लोग हंसे ना कम से कम। ये बातचीत थी। होता जी, क्या था, जी, ये टैलो टैलो का यूज हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहता। कैसा हुआ ये टैलो का यूज? आज से कुछ साल पहले जब हम स्कूल में थे, तब चर्बी की भेसल मिली थी वनस्पति घी में। तब वनस्पति घी को लोग डालडा ही कहते थे। डालडा ब्रांड इतना फेमस था कि वनस्पति घी डालडा। डालडा। तो हुआ यूं आनंद जी कि जितने भी वनस्पति के मैन्युफैक्चरर थे, मेजर मेजर, उन्होंने साथ में साबुन की फैक्ट्रियां लगाई। साबुन में फैट लगता है साबुन बनने के लिए, उसका एक इंग्रेडिएंट है। तो उन्होंने साबुन के नाम पे विदेश से फैट आयात किया, एनिमल फैट। और वो कहते हैं कि उन्होंने, कुछ लोगों ने उसको इसमें मिलावट की, वो मिलावट मिली, एक्शन हुई, लोग जेल गए। लेकिन लोगों के बीच में ऐसा भ्रम फैला किया। मुझे याद है कि मेरे माँ ने, जो डालडे के बड़े डब्बे होते थे, उस डब्बे में बाकी सामान रखते थे, तो हमारी माँ ने, बेचारी ने, वो डब्बे उठा उठा के फेंक दिए सब में। क्योंकि इसमें पहले जो घी आया था उसमें शायद चर्बी होगी, तो ये डब्बा भी नहीं चाहिए, भ्रष्ट कर दिया घर को। तो जी, ऐसा ही इन्होंने लड्डू के बारे में किया, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं। दूसरी बात, जी, एक सिंपल सी बात होती है कि हैदराबाद में इंडिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है जो इन चीजों के लिए मार्क की गई है। वह चीजें, इन चीजों पे रिसर्च होती है, ये चीजें रिसर्च मतलब वहां कंप्लेंट की तो वहां जाती है। आपने गुजरात की लेबोरेटरी में क्यों दी?
क्योंकि जगन मोहन रेड्डी एक क्रिश्चियन जात का है, तो उसको आपको ये बताना था कि क्रिश्चियन जानबूझ के ये काम करवा रहा है। और जब उन्होंने लताड़ दी, तो अब लड्डू तो भाई देखिए, अब इनके बोलने पे अब लोग हिंदुओं का भी विश्वास नहीं रहा। जी, इनका चर्बी युक्त अभियान चल रहा था, लड्डू में भेसळ की, हिंदुत्व का अपमान है, ये है, वो है। एक तो मंत्री वहां पे 11 दिन अनशन कर रहा था बेचारा, तो जी, किसी ने पवन मुझे कहा वो कल्याण, हाँ जी। अनशन, आप पवन कल्याण जी, अनशन क्यों कर रहे हैं? मतलब पवन कल्याण चर्बी के नाम पे अनशन अपनी चर्बी जलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका फैट ज्यादा हो गया, तो किसी ने कहा कि तुम उपवास रखोगे तो फैट जल जाएगा तुम्हारा, थोड़ा मोटापा कम हो जाएगा। तो मैंने बोला उस फैट के नाम पे वो अपना फैट कम करना चाहते हैं, इसलिए अनशन कर रहे हैं। ये सारी नौटंकियां इसलिए हो रही थी कि कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुसलमान करना था, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करना था, हिंदू वर्सेस माइनॉरिटीज करना था। वो नहीं हो पाया। तिरुपति के लड्डू के बिक्री में एक ढेले भर की कमी नहीं आई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी जाके लड्डू चखा, और कोई, ये सबको मालूम है कि ऐसी ही हवाएं उड़ते हैं, ये कभी क्या जी, बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे। और ये जी, गणपति को दूध पिलाने वाली पलटन है, जी, हाँ, रातों रात पूरे देश विश्व जी, में। तो अब इन पे कोई ज्यादा विश्वास रखता नहीं। हाँ, लेकिन अशोक सर्वोच्च न्यायालय ने इसका कॉग्निजेंस लेके दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, या कर दिया, लड्डू का लड्डू और फैट का फैट कर दिया। कर लेकिन मैं दिया। ऐसा कहूँ तो ज्यादा अतिव्यक्ति नहीं होगी। नहीं, अशोक भाई, मैं अंतिम प्रश्न पूछूं, क्योंकि वो मैं आप ही से इसलिए रखा हूं कि वो आप ही उसको समझाएंगे। दो तीन चीजें और कह दूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसने कहा कि एक तो इसमें प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि रिजेक्टेड घी को तुमने भेज के उसका सैंपल बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इतना ही था तो लड्डू को क्यों नहीं भेजा, जो चीज जिसमें कहते हो मिलावट है उसको क्यों नहीं भेजा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि भैया हाथ जोड़ के कहा कि भगवान को छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल राजनीति। मतलब उसने ये कहा कि भाई ये भगवान को पॉलिटिक्स से आप छोड़ दीजिए। फिर वही गाना था नहीं, लेकिन आनंद जी, मेरे को देखिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे शर्म भी नहीं आती। कई लोगों ने मुझे कहा, आपको ये कहने की क्या जरूरत है, आप सनातनी हिंदू हो, क्यों जी, कहते हो? मैंने, आपको दुख होता होगा, लेकिन मैं हूं तो हूँ। जी, मैं रोज पूजा करता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती इसमें। मेरा विश्वास है, हर एक का हाँ, विश्वास होता है। लेकिन मेरा हिंदुत्व मैं कभी आप पे या दर्शकों पे नहीं तोड़ता। देखिए, मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है। ये कलयुग भले ही हो, लेकिन मेरे भगवान आज भी इस कलयुग में भी सही निर्णय लेते हैं। इन्होंने बजरंग बली को बेचा, बजरंग बली ने इनको गदा से ठीक कर दिया। इन्होंने राम को बेचा, राम ने इनको ठीक कर दिया। अब ये अयोध्या से तिरुपति बाहर को कर बेच दिया, रहे हैं। अयोध्या से बाहर कर अब दिया। अयोध्या से बाहर कर दिया, अब ये तिरुपति को बेच रहे हैं। अब जिस दिन भगवान वेंकटेश तीसरी नजर कर देगा, इनको ये आने वाले चुनाव में सब पता पड़ जाएगा कि लड्डू कितना इनको महंगा पड़ गया। जी, मुझे तो वो गाना बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। खैर अशोक भाई, अंतिम में चलते-चलते एक चीज़ पूछ लूँ। ये ये गडकरी साहब एकदम से उन्होंने कुछ वो आईना क्यों दिखाने लगे? वो कह रहे हैं लाडली बहना स्कीम देखिए, स्कीम ला रहे हो, वो देखिए, डेवलप का क्या होगा? आनंद वो जी, फिर कह रहे मैं जी, कई जगह बोल चुका हूँ। मैं गडकरी को जी, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इसमें दो चीजें हैं। मैंने कुछ सवाल भी गडकरी को उठाए, मैं आज वही भी आपके आपके भी प्रोग्राम में उठाऊंगा मैं। देखिए, गडकरी जी चेंबर ऑफ कॉमर्स के कुछ उद्योगपतियों से डिस्कस, मतलब उनको उनके फंक्शन में थे। उनने कहा कि ये सब्सिडी के भरोसे क्यों रहते हो आप? किसी ने कुछ मांग की होगी, इस पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। बोले सब्सिडी क्या होती है? बोले तुम्हें पता है, सरकार विश्व कन्या है, हाँ, आपको लुभावने वादे करती है, सब्सिडी देती है, आपको किल करती है। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो तो पैरामीटर्स देखो ना, मार्केट की डिमांड क्या है, आपका रॉ मटेरियल कितने में आता है, क्या आप माल बेच के पैसा कमा सकते हो, तो उतरिए उसमें। सब्सिडी के नाम पे क्यों उतरते हो? और फिर सरकार के पास पैसा नहीं होता, सब्सिडी नहीं मिलती, तो फिर रोते हो। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने एक यूनिट लगाई, उसने मुझे कहा पापा हमको इतनी सब्सिडी मिली। तो मैंने हंसते हुए कहा कि अरे तेरे को सब्सिडी मिली है योजना के अनुसार, लेकिन तेरे अकाउंट में आई क्या? जब आएगी तो बात करना। कई कारण से सब्सिडी रोकी जाती है, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं, क्योंकि पैसा नहीं रहता सरकार के पास। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ वे जाके जब आप कोई एक योजना चालू करते हो, वो बजटेड योजना नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाओगे? आज आपने लाडली बहना चालू कर दी, लाडली बहना को 1500 रुपए कहाँ से दोगे? कहाँ प्रोविजन है आपके पास? आप कर्ज लोगे, कितना कर्ज देंगे? आज महाराष्ट्र पे 7 लाख रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2 लाख करोड़ का इस बजट में डेफिसिट है, जो सरकार अभी चल रही है। अभी आखिरी लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूं मैं, 9 लाख करोड़ तो वैसे ही हो गया। यहाँ पे बच्चों का, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं जा रही है। बच्चे कॉलेज से निकाले जा रहे हैं, स्कूल से निकाले जा रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। 60 से 62 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल थके हुए हैं, बिल पेमेंट के लिए पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने से मना कर दिया। सरकार के पास पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आप सरकार पे डिपेंड क्यों करते हो?
ये लुभावने के चक्कर में मत आओ। यदि आप उद्योगपति बनना चाहते हो तो उद्योग के पैरामीटर से चलो ना। आपको सरकार की सब्सिडी में पैसा मिलेगा इसलिए आप उद्योग लगाना चाहते हो, तो सरकार विष कन्या है, ये आपको बर्बाद कर देगी। और उन्होंने सही कहा, अब 1500 रुपए लाडली बहना में मिलेंगे, तुम्हारे घर में गाय हो तो उसके 1500 रुपए मिलेंगे, 5 किलो अनाज मिलेगा, फिर आपको ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। वो आदमी काम क्यों करेगा भाई? वो घर बैठ के टीवी देखेगा, ऐश करेगा। तो आप वर्किंग फोर्स को किल कर रहे हो। विष कन्या क्या करती थी? विष कन्या करती थी अपने लुभावने रूप को लेकर और अपने मादक अदाओं से बड़े बड़े राजाओं को फिदा करती थी और फिर उनको जहर देती थी और मार डालती थी। ये विष कन्याओं का उपयोग हुआ है इतिहास में। तो सरकार क्या करती है? सरकार एक विष कन्या इसलिए है कि वो लुभावने वादे करती है, आपको पैसे देती है, आपकी आदतें खराब करती है और आपको बर्बाद कर देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती। तो सब्सिडी के मॉडल के खिलाफ जो भी विश्व में इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो इसी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सब्सिडी के चक्कर में मत पड़िए, सरकार हमको ये देगी वो देगी। तुम सरकार को क्या देगो ये देखो ना यार। सब्सिडी सब्सिडी क्यों मांगते हो बार बार? इस बारे में उन्होंने बात की। दूसरी बात, उन्होंने साथ में लाडली बहना की बात करी कि लाडली बहना के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब सर लाडली बहना के लिए करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। ठीक है, ये बोझ अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने राजमाता गौ माता अनाउंस कर दिया। हर देसी गाय को ये देंगे पैसे। अब जब देसी गाय को ये 50 रुपए रोज देंगे पर गाय पर दिन, 1500 रुपए महीना हो गया। महाराष्ट्र में जो आंकड़े मेरे पास है 90 लाख से ज्यादा देसी गाय है, तो ये 1400 करोड़ रुपए का बजट है देसी गाय को देने के लिए। पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, 1400 करोड़ रुपए पर मंथ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एनुअल बजट है इसका। पैसा कहां है आपके पास? सिर्फ चुनाव आया है इसलिए आपने घोषणा की। इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत है। मुझे याद है कुछ पत्रकारों ने कहा कि वो टोल टैक्स पे पत्रकारों को माफ करना चाहिए। उन्हें क्या कोई किसी को माफ नहीं होगा भाई, सबने टोल देना चाहिए। रोड बनने के लिए पैसा नहीं लगता क्या? ना, मैं इस विरोध में हूं। ये माफी वो माफी के विरोध में हूं। मैंने अच्छे रोड दिए, उसका फायदा उठाइए, पेट्रोल बचाइए। आपकी पेट्रोल बचत करके मैं वैसे भी आपको पैसा दे रहा हूं। जी। तो और दूसरी बात है, गडकरी बड़े पुलपने से बोलती है, लेकिन मेरे एक कहना है दूसरा। गडकरी जी सब्सिडी के खिलाफ है। गडकरी जी ने जो बताया, जो जिनकी बातचीत से लगता है कि सरकार विष कन्या है। तो सरकार जब विष कन्या बन रही है तो गडकरी जी ने कैबिनेट में क्या बोला? अभी तक कैबिनेट में कभी गडकरी जी ने किस बात का विरोध किया क्या? जिस फोरम पे आपको विरोध करना चाहिए वहां यदि गडकरी विरोध नहीं करते और बाहर आके विरोध करते हैं तो फिर मैं क्या समझू इसको? ये सवाल मैं गडकरी जी के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक बात। आप बाहर बोल रहे हो, जब 6,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं तब आपने कैबिनेट में सवाल उठाया। आपने बोल देना चाहिए था आप मंत्रिमंडल एक तरफ, लेकिन मैं इसके खिलाफ। ठीक बात। तब आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, यहां आप अपोज करते हैं, ये ठीक नहीं। ठीक है, आपने कम से कम बोलने में ताकत दिखाई। आपने बाहर, बाकी तो लोग बाहर भी नहीं बोलते, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि अगली बार से वो अंदर बोले। मेरे ख्याल में अशोक भाई, अगले बुधवार को 9 तारीख है, जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो ना केवल ये देश बल्कि गडकरी जी भी शायद इस स्थिति में हो जाएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद, कि वो कैबिनेट में भी इस तरह की जो बिना सिर पैर की चीजें होती नहीं, हैं। कई बार बोला है उन्होंने। नोटबंदी के टाइम पे वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत आवाज उठाई थी नोटबंदी के खिलाफ। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 9 को जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत से इस देश की बहुत सी चीजें शायद चेंज हो जाएंगी और हाँ, बहुत चेंज होंगी और अपने को भी एक और आगे की रास्ता ज्यादा साफ दिखाई देने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।